शुरू किया जाए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव चल रहा है भाई, आपका क्या चल रहा है? आपका जो चैप्टर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज के लिए वो है कार्यफलन। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कार्यफलन, यानी कि इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क अब कार्यफलन क्या होता है? देखो कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाया है इससे पहले। तो कार्यफलन क्या होता है? होता क्या है कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, किसी भी सतह पर, जो फोटो इलेक्ट्रिक सतह है, सरफेस है, उस पर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं तो आपने देखा कि सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना? लेकिन कुछ ऊर्जा जो परमाणु है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्यफलन। तो किसी सतह से या किसी धात्विक सतह से, या आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी प्रकाश वैद्युत, जिस सतह से प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होना है, ठीक है ना? तो किसी धात्विक सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा हुई, न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा कार्यफलन कहलाती है। ऊर्जा है, कार्यफलन क्या है? और अगर सपोज के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा अगर कार्यफलन से कम होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। ध्यान रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कार्यफलन। इसको W से प्रकट करते हैं और W इक्वल टू होता है h न्यू जीरो। अभी हम h क्या है, ये प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस पे हम अभी आए नहीं वैसे, लेकिन प्लांक्स h इज प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट या प्लांक नियतांक, प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक, इसको बोलते हैं प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक। और न्यू जीरो क्या होता है? यहाँ पे न्यू जीरो इज डेली या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि देहली आवृत्ति है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम जो आवृत्ति है वो है भाई क्या, देहली आवृत्ति। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं W इक्वल टू h न्यू जीरो। बात समझ में आ गई? किसी भी सतह से जो, ठीक है, किसी भी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस न्यूनतम ऊर्जा की जो मात्रा है इसको बोलते हैं क्या, W, यानी कि कार्यफलन। आगे बात समझ में। और W के लिए जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू h न्यू जीरो होता है। न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति है भाई। आई बात समझ में? तो ये है तुम्हारा कार्यफलन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन, जो भी बोलना है आपको। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्सर्जन के नियम। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम है भाई हमारे पास। कितने नियम है? पहला नियम है
पहला नियम आपको, और पांचों नियम आपको बता चुका हूँ बेसिकली, ठीक है ना। होता क्या है, पहला जो नियम है वो है प्रकाश ऊर्जा के, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। अब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम यही है कि प्रकाश, या मैं इसको फोटो इलेक्ट्रॉन लिख दूं, पीई समझ जाओगे आप, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है भाई, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर। आप कहोगे थ्योरी के क्या लिखोगे कि किसी भी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम तीव्रता बढ़ा दें, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तीव्रता 2 गुनी कर दें तो ये भी 2 गुनी हो जाएगी उत्सर्जन की दर, तीव्रता 3 गुनी कर दें तो ये भी 3 गुनी हो जाएगी। पहला नियम यही है, ठीक है ना। जो दूसरा नियम है, एक और दूसरा नियम ध्यान से सुनो कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं पीई इसलिए लिख रहा हूँ, पी फॉर फोटो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे भी मैंने पीई लिखा उसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये प्रकाश की तीव्रता पर, जो आपतित प्रकाश हुआ है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जन की दर बढ़ेगी किससे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, ध्यान रहे। और जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी भाई, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। आप इतना समझ लो कि आप कितनी भी तीव्रता का प्रकाश किसी भी सतह पे डाल दें, वो तब तक जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा जब तक कि उसकी एक आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक ना हो, यानी कि दहली आवृत्ति से क्या ना हो, अधिक ना हो। अगर प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अगर उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, ये ध्यान दें, ठीक है। तीसरी चीज है, तीसरा यही है, ये दहली आवृत्ति वाला, कि तीसरा पॉइंट ये दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला तीसरा जो नियम है, यानी कि दहली आवृत्ति वाला पॉइंट है तीसरा नियम। और तीसरा नियम है कि अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, पूरी लिखना है खुद ही, अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, यानी कि दहली आवृत्ति से कम है, ब्लू न्यू जीरो, तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी। आगे बात समझ में, तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन असंभव है, होगा ही नहीं, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अगर जो प्रकाश आपतित प्रकाश है, जो आप उस पर अल्ट्रावायलेट किरण डाल लो, अल्ट्रावायलेट प्रकाश डाल लो, अगर उसकी आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति न्यू जीरो से कम है तो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ये निर्भर करती है भाई किस पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की, ध्यान दे, तीव्रता पर नहीं है, आवृत्ति पर निर्भर करती है।
तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ध्यान रहे। तीव्रता कितनी भी ज़्यादा हो, अगर प्रकाश की आवृत्ति, जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो निर्भर करेगी प्रकाश की आवृत्ति पर, न कि प्रकाश की तीव्रता पर। और चौथा और लास्ट, पांचवा और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट या पांचवा नियम प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का जो पांचवा नियम है वो है भाई समय पश्चिता का नियम बोलते हैं इसको, या टाइम लैगिंग का, लॉ ऑफ टाइम लैगिंग। समय पश्चिता, समय पश्चिता यानी कि टाइम लैगिंग का नियम। और टाइम लैगिंग का नियम ये है कि जैसे ही कोई प्रकाश जो है किसी सतह पर पड़ता है, ठीक है ना, कोई ऐसी सतह जो कंपेटिबल है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जैसे ही कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उस पर पड़ता है, सॉरी, जैसे ही कोई प्रकाश किरण उस पर पड़ती है तो तुरंत प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। यानी कि प्रकाश के आपतन में और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं होती है, उसके बीच में माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, कोई टाइम का डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई समय पश्चिता नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली, फिर थोड़ा टाइम लगाया, फिर उत्सर्जित हुआ। तो प्रकाश के आपतन नियम यही है, प्रकाश के आपतन तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच समय पश्चिता नहीं होती है। समय यानी कि तत्काल हो जाता है। जैसे ही आपने प्रकाश डाला उसी क्षण तत्काल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, और इन दोनों के बीच कोई टाइम लैगिंग नहीं हो। आई बात समझ में? पहला नियम उत्सर्जन की दर, दूसरा नियम अधिकतम ऊर्जा जो निर्भर करेगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी बल्कि प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। तीसरा नियम, अगर प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाएगी। इस निश्चित आवृत्ति को क्या बोलते हैं, न्यूनतम आवृत्ति को, इसको हम दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चौथा और लास्ट नियम, पांचवा और लास्ट नियम, कि अगर जैसे ही प्रकाश किसी ऐसी सतह पर पड़ता है जिससे प्रकाश उत्सर्जन होने वाला, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो उसके बीच प्रकाश के आपतन और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई टाइम लैगिंग नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे प्रकाश उस पर गिरा तुरंत क्या हो जाएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये 5 नियम है, ये 5 नियम आपको याद करना है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन संबंधी 5 नियम। और इसके बाद थोड़ा सा इसकी व्याख्या में चलेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ तक, फिलहाल इसको रहने देते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आएगी भाई वो है कि प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या और प्रकाश के किस मॉडल के आधार पर हो सकती है। प्रकाश के आपने कई सारे मॉडल पढ़े हैं, ठीक है ना। प्रकाश, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या है, जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, आपने प्रकाश के कितने सिद्धांत पढ़े हैं। प्रकाश का सबसे पहले आता था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद आया तरंग सिद्धांत, तीसरा आया ये मैक्सवेल का था, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। अब प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश के संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, ये मैक्सवेल बोलता था, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो आपने हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा है भाई, हाइगेंस का, ये शायद मेरे ख्याल से 11 में पढ़े होंगे आप, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट्स। और चौथा और लास्ट जो वर्तमान में है, मॉडर्न फिजिक्स में है, वो है भाई
फोटोन सिद्धांत, फोटोन थ्योरी या फोटोन सिद्धांत, फोटोन मॉडल प्रकाश संचरण का। और जो सर्वग्राही है इस समय जिसको हम ग्रहण करते हैं वो सबसे मॉडर्न जो है वो है फोटोन सिद्धांत। ठीक है, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत थोड़ा सा समझो कि न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, और उसने ईथर की परिकल्पना दी थी, उस कणों का कोई मास नहीं होता है, और एक सर्वव्यापी एक ऐसे माध्यम की कल्पना की जो सर्व जगह व्याप्त है, और उस माध्यम को बोला गया था ईथर। ठीक है, और इसमें एक कण का ऊर्जा ले जाते हैं, चूंकि कण है, कण का कोई, क्योंकि वो न्यूटन ने कहा कि कण का जो है कोई गतिक द्रव्यमान तो होता है लेकिन स्थितिक द्रव्यमान नहीं होता, कई सारी चीजें उसमें थी। लेकिन बाद में न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया, उसके बाद तरंग सिद्धांत आया। तरंग सिद्धांत के बाद जो है हाइगेंस उससे थोड़ा और आगे बढ़ा, हाइगेंस ने जो है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया, और लास्ट में आता है न्यूटन फोटोन थ्योरी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि तरंग सिद्धांत, ये तरंग सिद्धांत है भाई, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अब क्यों असमर्थ रहा, उसके कुछ कारण है। तरंग सिद्धांत की विफलता, तरंग सिद्धांत की, और ध्यान रहे कि तरंग सिद्धांत जब विफल हुआ तो उसके बाद क्वांटम थ्योरी आई, और क्वांटम थ्योरी के आधार पे आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की। और वो जो खोज थी वो इतनी क्रांतिकारी खोज थी, इतनी रिवोल्यूशनरी खोज थी कि 1921 में शायद आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो नोबेल प्राइज कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ठीक है ना। तो ये इतनी महत्वपूर्ण खोज थी साइंस के क्षेत्र में कि उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो तरंग सिद्धांत की विफलता, अब सबसे पहले तरंग सिद्धांत की विफलता के कुछ कारण थे भाई, कि तरंग सिद्धांत जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूर्ण रूप से समझाने में असमर्थ क्यों रहा। तो पहला तो तरंग सिद्धांत की विफलता का पहला कारण यही था, पहला कारण था कि तरंग की तीव्रता बढ़ेगी, तरंग की तीव्रता अगर हम बढ़े, तरंग की तीव्रता बढ़ेगी तो तरंग आयाम बढ़ेगा, तरंगों का क्या बढ़ेगा, तरंगों का जो आयाम बढ़ेगा तो तरंग में संचित ऊर्जा बढ़ेगी, तरंग में संचित ऊर्जा बढ़ेगी, और जब तरंग में संचित ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। तो उसने जो उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की भी क्या बढ़नी चाहिए, ऊर्जा बढ़नी चाहिए। देखो, अगर प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता तो जैसे हम तरंग की तीव्रता बढ़ाते, तरंग की तीव्रता बढ़ाने पर हम क्या होता है कि जो तरंग के आयाम है वो बढ़ जाने चाहिए थे, तरंग के आयाम बढ़ेंगे तो तरंग में संचित ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए, और जब उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो बढ़नी चाहिए थी तीव्रता बढ़ाने पर। जबकि होता क्या है, नियम यह है प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि प्रकाश तरंगों जो उत्सर्जित प्रकाश की दर तो जो है तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन प्रकाश इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जो है हमारी जो कल्पना थी उसके क्या है भाई, उसके क्या था, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रायोगिक फल के प्रायोगिक फल के विरुद्ध थी। मिलिकन वाले, लेनार्ड एंड मिलिकन का प्रयोग कल आपको बताया था, लेनार्ड एंड मिलिकन के एक्सपेरिमेंट और उसके फल आपको बताए थे कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, जो इससे पहले नियम भी बताया कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ऊर्जा होगी भाई वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है पहली। और यहाँ पे तरंग सिद्धांत इसको समझाने में विफल रहा था कि तीव्रता पर निर्भर क्यों नहीं करती, ठीक है। दूसरा जो है, जो तरंग सिद्धांत की विफलता का कारण था, क्योंकि तरंग सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ले जाता है, तरंग ऊर्जा ले जाती है, और तरंग ऊर्जा ले जाएगी तो चाहे आवृत्ति कुछ भी हो, तरंग सिद्धांत में अगर तरंग ऊर्जा ले जा रही है तो कुछ भी आवृत्ति हो,
कुछ भी आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, क्योंकि उसमें एनर्जी है और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो तरंग की जो आवृत्ति है उसको कुछ भी हो, तो अगर उसके पास ऊर्जा है तरंग के पास, तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, ये तरंग सिद्धांत कहता है। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि वास्तव में ये असत्य है। ये क्या है, असत्य सिद्ध हो गया। किससे, प्रयोगों से। क्योंकि अगर आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। दूसरा फेलियर जो है तरंग सिद्धांत का ये है कि आवृत्ति पर निर्भरता नहीं शो करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा फेलियर तरंग सिद्धांत का प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में, ये समझाने में नाकाम रहा है कि यहाँ पे आवृत्ति का रोल क्या है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई तरंग चलेगा भाई, अगर कोई प्रकाश तरंग किसी सतह पे गिरती है तो जो अपनी ऊर्जा है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को तो देगी नहीं, तो क्या होगी, सतह में फैलेगी। सतह में फैलेगी तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को, कई परमाणुओं को, ठीक है, अपनी ऊर्जा देगी। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो उसके बीच में टाइम लैगिंग होना चाहिए। ऊर्जा वितरण में कुछ समय लगेगा ना, तो जो ऊर्जा वितरण में समय लगेगा, जो तरंग सिद्धांत से जो है परमाणु, जो तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर तरंग धात्विक सतह पर पड़ेगी तो ऊर्जा का वितरण होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों के बीच, परमाणुओं के बीच, धनायनों के बीच, जितने भी चीजें उसमें है उपस्थित है, तो उसमें ऊर्जा वितरण होगा। और ऊर्जा वितरण में क्या लगेगा, ऊर्जा वितरण में समय लगेगा। और जब ऊर्जा वितरण में समय लगेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और प्रकाश आपतन, प्रकाश के आपतन, इन दोनों के बीच में टाइम लैगिंग होनी चाहिए। कुछ समय लगेगा, चाहे वो माइक्रो सेकंड में लगे, चाहे वो पिको सेकंड में लगे, बहुत ही कम समय लगे, लेकिन लगना चाहिए। ठीक है। अब चूंकि ऊर्जा वितरण में टाइम लगेगा, अब जबकि हमारा जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इसको बिल्कुल खारिज करता है, टाइम लैगिंग को बिल्कुल खारिज करता है। पर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बोलता है कि जैसे ही प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक सतह पर पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। तो इन तीन चीजों को समझाने में, पहला पॉइंट ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन पॉइंट को समझाने में जो प्रकाश का तरंग मॉडल था वो असमर्थ रहा और इसीलिए प्रकाश के तरंग मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है ना। और यहां से शुरू होता है प्लांक की फोटोन थ्योरी। इसको मिटा दूं मैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है अब आइंस्टीन ने जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की या कैसी व्याख्या की, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या कैसे की। अब आइंस्टीन का सिद्धांत पे आ जाते हैं, ये प्लांक के सिद्धांत की सहायता से। नेक्स्ट आर्टिकल है और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रहे। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, और इसमें प्रकाश वैद्युत समीकरण निकालेंगे, एक हम समीकरण स्थापित करेंगे, उस समीकरण को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना। अब इस पर थोड़ा ध्यान दो भाई। अब आते हैं आइंस्टाइन पे। जब कौन फेल हो गया, तरंग सिद्धांत फेल हो गया, हाइगेंस फेल हो गया,
मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत फेल हो गया तो आइंस्टीन ने बीड़ा उठाया, और आइंस्टीन ने जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की वो प्लांक के फोटोन सिद्धांत से की भाई। आइंस्टीन ने जो व्याख्या की, आइंस्टीन ने मदद ली इसकी प्लांक के फोटोन सिद्धांत की। आइंस्टीन ने उठाया प्लांक का फोटोन सिद्धांत इसकी व्याख्या करने के लिए, ठीक है। और प्लांक का फोटोन सिद्धांत बोलता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है भाई, तरंग के रूप में नहीं चलता। अब ये नई थ्योरी लाया, इसके अनुसार प्रकाश, ये ध्यान रखना, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, छोटे छोटे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, तरंग के रूप में नहीं चलता है। और प्रत्येक जो बंडल है भाई, उस बंडल की अपनी ऊर्जा होती है। प्रत्येक ऊर्जा के, प्रत्येक बंडल की एक निश्चित ऊर्जा होती है। एक निश्चित ऊर्जा h न्यू होती है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और प्रत्येक बंडल की एक निश्चित ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। इन बंडलों को फोटॉन कहा जाता है। इन ऊर्जा के बंडलों को नाम दिया जाता है फोटॉन। सुना हुआ नाम, फोटॉन्स। मॉडर्न फिजिक्स इसी को ग्रहण करता है, फोटॉन थ्योरी को ही ग्रहण करता है। तो प्रत्येक जो फोटॉन है उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है और वो होती है h न्यू। फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होती है, या E इक्वल टू होता है h न्यू, जहां न्यू क्या है, आवृत्ति है, प्रकाश तरंग की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। इसको बोलते हैं, ये जो है आइंस्टीन इस सिद्धांत की मदद ली भाई कि प्रत्येक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडलों की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है h न्यू, और जहां पे न्यू जो है क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। और h क्या है भाई, h प्लांक्स कांस्टेंट है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इसको, प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये थ्योरी, इस थ्योरी का उपयोग किया किसने उपयोग किया, आइंस्टाइन। और इस थ्योरी से उसने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने पर 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अब इन्होंने व्याख्या क्या की, ये तो प्लांक का सिद्धांत है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, प्रत्येक बंडल की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है जिसको h न्यू लिखते हैं। h जहाँ प्लांक का नियतांक है, न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति, इतना। अब इन्होंने व्याख्या कैसे की, देखो इन्होंने व्याख्या इस प्रकार से की आइंस्टीन द्वारा। अब व्याख्या इस प्रकार से की कि जब कोई फोटोन प्रकाश सतह पे गिरता है भाई, ध्यान से सुनो, आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टीन ने बोला कि जैसे जब कोई फोटोन धात्विक सतह पर गिरता है, या जो प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए जो सतह है उस पर गिरता है, धात्विक सतह पर आपतित होता है, तो ये सीधे अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है।
एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें समझने की। यहाँ पे तरंग सिद्धांत फेल हुआ था क्योंकि उसमें ऊर्जा का वितरण हुआ था, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई फोटोन किसी धातु की सतह पे गिरता है तो अपनी सारी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है, बाकी किसी को नहीं देता है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी ऊर्जा देता है, और जैसे ही अपनी सारी ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन को देता है तो फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फोटोन का अस्तित्व समाप्त, क्योंकि फोटोन जो है अपने आप में उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ एक क्या है, ऊर्जा का बंडल है, और जैसे ही वो अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही? अब फोटोन की ऊर्जा किस में चलेगी? इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक जो उत्सर्जन है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, उसकी जो ऊर्जा होगी वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी। वो किस पर करेगी? अब जो ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है E बराबर एच न्यू है ना, E इक्वल टू कितनी है? एच न्यू। ये दो प्रकार से खर्च होती है, ये दो प्रकार से खर्च होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से बाहर निकालने में, धात्विक सतह से बाहर निकालने में इस ऊर्जा का कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से बाहर निकालने में खर्च होगा, और जो बाकी भाग है वो बचेगा इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाकी जो भाग है गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगा भाई, गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। ध्यान रखो, फोटोन की तो फिक्स ऊर्जा है कि नहीं? फोटोन की ऊर्जा सपोज के लिए, उदाहरण के लिए सपोज के लिए आपने माना कि 10 जूल है या 10 माइक्रो जूल है, ठीक है ना। और जो कार्यफलन है भाई 2 माइक्रो जूल है, तो 2 माइक्रो जूल तो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? न्यूनतम ऊर्जा। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? कार्यफलन। उस ऊर्जा को, तो एक भाग तो कार्यफलन में खर्च होगा और दूसरा भाग किसके रूप में मिलेगा? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये कार्यफलन के रूप में खर्च होगा, W इक्वल टू एच न्यू जीरो के रूप में, और बाकी ऊर्जा किसके रूप में मिलेगी? बाकी मिलेगी गतिज ऊर्जा के रूप में, E के फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी। तो जो ऊर्जा है भाई एच न्यू, ये दो प्रकार से खर्च होगी। पहला भाग खर्च होगा ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको धातु की सतह से बाहर निकालना, यानी कि कार्यफलन के रूप में, और दूसरा भाग भी मिलेगा, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो मिलेगा किसके रूप में? किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। और इसीलिए आपने पढ़ा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। कार्यफलन तो सबका समान होगा क्योंकि एक ही धातु से निकालना है, लेकिन गतिज ऊर्जाएं समान क्यों होती है, असमान क्यों होती है? क्योंकि जो फोटोन है भाई उसकी एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और गतिज ऊर्जा फाइनली फोटोन की एनर्जी निर्भर कर रही है किस पे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे। तो गतिज ऊर्जा जो है, आपने दूसरा या तीसरा नियम पढ़ा कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो निर्भर करती है प्रकाश की आवृत्ति पे। कहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में दूसरा या तीसरा नियम है। तो यहाँ पे इस नियम की भी व्याख्या हो जाती है साथ में। तो आप कह सकते हैं E इक्वल टू W प्लस ई के। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? ये जो E है वो W और ई के योग के बराबर होनी चाहिए, कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ध्यान रहे। तो E का मान ऐसे रखो, E इक्वल टू W का मान है एच न्यू जीरो और प्लस ई के, या E का मान आप एच न्यू लिख सकते हैं। यहाँ से ई के इक्वल टू हो जाएगा, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ई के इज फाइनली एच इज कॉमन, न्यू माइनस न्यू जीरो। समीकरण नंबर फर्स्ट बना रहा हूं इसको। किसी भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो इसके बराबर हो, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। और यहीं से आप निष्कर्ष निकालोगे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जित
प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। यहाँ पे ये नियम भी क्या हो जाता है, इस नियम की भी व्याख्या हो जाती है। 3 नियमों की व्याख्या हो गई। तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। एक न्यूनतम आवृत्ति से पहले अगर न्यू इज, देखो न्यू का मान न्यू 0 से कम होगा तो ई के का मान ऋणात्मक होगा भाई, ई के का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ई के का मान अगर नेगेटिव होगा तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, सब असंभव है। तो यहाँ पे इस बात की भी व्याख्या हो गई कि अगर जो आवृत्ति है भाई वो अगर पहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं हो। तीसरा नियम था, ये चौथा नियम था, उसकी भी व्याख्या हो गई। साथ साथ में व्याख्या भी करते जा रहे हैं नियमों की। और 5वां नियम और जो लास्ट टाइम लैगिंग वाला वो लास्ट में बताएंगे। इस अब यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो भाई, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है भाई, ई के बराबर हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। और अगर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसका वेग जो है, अधिकतम वेग कितना है, v मैक्सिमम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। और इन दोनों समीकरणों की हम अगर तुलना कर दें, इन दोनों समीकरणों की, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। और इसी को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो यहां हम पहुंचे किस पे, प्रकाश वैद्युत समीकरण पे। अब थोड़ा एक चीज और, बाकी सारे नियमों की व्याख्या तो मैं कर चुका हूं, लास्ट में हम टाइम लैगिंग वाला नियम की व्याख्या भी कर लेंगे। कि अभी आपने कहा कि जब फोटोन किसी धातु सतह पर बढ़ता है तो अपनी सारी ऊर्जा किसको ट्रांसफर करता है, एक इलेक्ट्रॉन को करता है। तो और इसलिए वही इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो इन दोनों के बीच कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। तो टाइम लैगिंग वाले नियम की भी पूरी तरह से व्याख्या कौन कर देता है, आइंस्टीन कर देता है। आइंस्टीन या फोटोन प्रकाश का जो फोटोन मॉडल है, प्लांक का जो फोटोन थ्योरी है, उसके आधार पर आइंस्टीन ने इस पूरे 5 के 5 नियमों की क्या कर दी, व्याख्या कर दी। अगली बात समझ में, पहले नियम क्या था, तीव्रता पर, उत्सर्जन की दर तीव्रता पर निर्भर करेगी भाई, ठीक है। दूसरा नियम क्या था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी बल्कि किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पे। इस समीकरण से सिद्ध हो जाता है। तीसरा नियम क्या था, एक न्यूनतम आवृत्ति से नीचे अगर प्रकाश की आवृत्ति है तो वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। यहाँ से आप इसको समझा सकते हो कि न्यू 0 इज ग्रेटर देन न्यू, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ई के विल बी निगेटिव। और किसी भी गतिशील कोई भी परमाणु है, वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो, ये संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरे नियम की व्याख्या हो जाती है। जो टाइम लैगिंग वाला नियम था भाई, जो कार्यफलन वाला था, सॉरी कार्यफलन वाले की व्याख्या हो गई। उसके बाद जो टाइम लैगिंग वाला था, लास्ट नियम, कि प्रकाश जो फोटोन है वो सारी ऊर्जा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देता है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही, जैसे उसको ऊर्जा मिलती है, तुरंत ही क्या निकल जाता है, सतह से बाहर निकल आएगा। और इसलिए प्रकाश के आपतन में और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई टाइम लैगिंग नहीं हो जाती। इन सारे नियमों की व्याख्या कर देता है कौन, प्रकाश वैद्युत समीकरण या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आइंस्टीन जो है इन 5 के 5 नियमों की व्याख्या सफलतापूर्वक करता है फोटोन सिद्धांत से। फोटोन सिद्धांत किसका है, प्लांक का। तो प्लांक के फोटोन सिद्धांत की सहायता से आइंस्टीन ने ये सारे नियम समझा दिए। और इसीलिए जो फोटोन थ्योरी है उसको अब लगभग सब जगह वो अप्लाई होती है। जो मॉडर्न थ्योरी है फिजिक्स की, प्रकाश की, वो है फोटोन थ्योरी, ठीक है। अगली बात समझ में, फोटोन थ्योरी क्या बताए,
कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है, जिन प्रत्येक बंडल की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसका मान h न्यू के बराबर होता है, जहाँ h प्लांक का कांस्टेंट है और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कार्यफलन समझा दिया, यहाँ से हमने एक पूरा ये समीकरण निकाला, फिर उसकी सहायता से हमने ये लास्ट वाले समीकरण से आपको पहुंचना है। जो लास्ट समीकरण है हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, इसी समीकरण को प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आज के लिए इतना बहुत है।